हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर के जो वीबीटी है उसकी सीमाएं हैं अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले। देखिए, अपन ने जो वीबीटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें की, उनमें अपन ने लगभग जो कोई भी कंपाउंड है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन अपन ने उसके द्वारा किया था। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका एक्सप्लेनेशन क्या है कि वीबीटी के द्वारा नहीं किया गया, और साथ में क्या बताया गया कि यहाँ पर कुछ ऐसी जो कमियां हैं उनका एक्सप्लेनेशन हम वीबीटी के द्वारा कर भी नहीं सकते। तो क्या बताया गया है कि इन जो कमियां हैं वो किस तरह से अपन मेंशन करेंगे, तो उसके बारे में अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं कि जिसमें अपने आपके किसी भी जो कंपाउंड है उसके लिए कौन कौन सी कमियां हैं वो अपन वीबीटी के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले जो अपन यहाँ पर आपकी लिमिट की यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो पहली लिमिट होती है आपकी भाई इसमें किसी भी मेटल के लिए उसकी धात्विक चमक। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जनरली कोई भी धातु है वो क्या करती है कि अपनी है वो चमक रखती है। एक जैसे अपन बात करें आपके डी ब्लॉक की जितनी भी धातुएं हैं वो क्या है, वो पर्टिकुलर क्या है आपके चमक का गुण रखती है। इनके कॉम्प्लेक्स हैं तो उनमें भी इस तरह से कंपाउंड के अंदर देखने को मिलता है। तो क्या बताया गया है कि धातुएं हैं वो अपनी चमक रखती हैं, उनका एक्सप्लेनेशन आपकी जो वीबीटी थ्योरी है उसके द्वारा नहीं किया गया। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये आपकी जो वीबीटी हैं जनरली इसके द्वारा आपके जो कंडक्टर्स हैं, चालक हैं, उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं बताया गया। साथ में जो सेमीकंडक्टर हैं, अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ क्या है इनसे रिलेटेड कि मान लो कोई धातु है उसके अंदर कंडक्टेंस का गुण पाया जाता है, चालकता का गुण पाया जाता है, उसमें ऊष्मीय चालकता देखने को मिलती है, उसमें विद्युत चालकता देखने को मिलती है। इसका एक्सप्लेनेशन इस विधि द्वारा या वीबीटी के द्वारा एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया। तीसरी एक्सप्लेनेशन अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि आपका जो टेम्परेचर है जब बढ़ाया जाता है तो आपका जो कंडक्टर है इसके अंदर जो कंडक्टेंस की प्रोसेस होती है, या अपन कह सकते हैं कि इसकी अंदर जो चालकता है उसमें क्या आती है, कमी आती है। चालकता इसकी डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी वीबीटी के द्वारा नहीं किया गया। साथ में क्या बताया गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सेमीकंडक्टर हैं, अर्धचालक हैं, इनके अंदर चालकता में क्या आती है भाई, वृद्धि होती है। अब ये वृद्धि किस तरह से होती है उसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी थ्योरी है और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाती। तीसरी जो फोर्थ लिमिट की अपन बात करें तो यहाँ पर बात की गई है कि जो आपकी जो ट्रांजिशन मेटल हैं उनके अंदर जो स्पेक्ट्रम फॉर्म किया जाता है, इसके बारे में भी इनके द्वारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। अब देखिए स्पेक्ट्रम की अपन यहाँ पर डिस्कशन करें तो थोड़ा बहुत अपन यहाँ पर बताएं तो क्या बताया गया है कि जनरली किसी भी यौगिक का अगर स्पेक्ट्रम बनाया जाता है तो जो स्पेक्ट्रम आपके तैयार होता है वो जनरली इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या आपका ऊर्जा का अवशोषण, ये दोनों प्रोसेस होती हैं कि आपका एक तो हो गया एब्जॉर्प्शन
और दूसरा आपका सेक्रेशन। अगर ये दोनों प्रोसेस होती हैं कि अवशोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, उसके फलस्वरूप आपका स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। लेकिन जनरली इसके बारे में भी जो वीबीटी है वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए कि भी यहाँ पर अवशोषण किस तरह से होता है, तो अपन बात करें किसके लिए बताया, ट्रांजिशन मेटल के लिए। अपन ने यहाँ पर देखा था कि जनरली ये डी ऑर्बिटल्स के जो मेटल उनमें देखने को मिलता है, और डी ऑर्बिटल्स की जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर अपन ने देखा कि जो स्प्लिटिंग होती है उनमें डी ऑर्बिटल विपार्टित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसमें एक निम्न ऊर्जा का लेवल होता है, एक उच्च ऊर्जा का लेवल होता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर निम्न ऊर्जा वाले कक्ष में है और वो उच्च ऊर्जा कक्ष वाले में अगर ट्रांजिस्ट होता है, संक्रमित होता है, तो क्या बताया गया है कि वहाँ पर उसके द्वारा या तो ऊर्जा का अवशोषण हो सकता है या ऊर्जा का उत्सर्जन हो सकता है। तो यहाँ पर उसके द्वारा क्या बनाया जाता है, स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। तो इसका भी है वो वीबीटी एक्सप्लेनेशन नहीं करती कि भी ये किस तरह से फॉर्म हो रहा है, स्पेक्ट्रम बना है, क्यों बना है, किस टाइप का बनेगा, इसके बारे में वीबीटी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें फोर्थ के अंदर, तो यहाँ पर अपन डिस्कशन करेंगे कि कोई भी संकुल है या अपन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स की बात करें। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर इसकी एक मेन प्रॉपर्टी होती है कि इनके द्वारा जो कंपाउंड फॉर्मेशन किए जाते हैं उनके द्वारा जो कलर नेचर है वो क्या किया जाता है, शो किया जाता है, जिसके बारे में जो वीबीटी है वो कोई एक्सप्लेनेशन इसमें जनरली नहीं देती कि भी किस तरह से कलर आता है, क्या यहाँ पर कलर के लिए आपकी कंडीशन होती है, किस तरह का कलर शो किया जाएगा, वो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती। नेक्स्ट यहाँ पर अपन इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो आपका इसमें है मैग्नेटिक मोमेंटम, चुंबकीय आघूर्ण। देखिए वीबीटी है वो लगभग आपके जो चुंबकीय जो गुण हैं उनकी लगभग अपन सैद्धांतिक रूप से बात करें तो क्या करती है, लगभग पूरा एक्सप्लेनेशन कर देती है कि इसमें चुंबकीय गुण होंगे, ये चुंबकीय पदार्थ होंगे, ये अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। लेकिन जब प्रायोगिक मान देखा गया तो प्रायोगिक तौर पर वीबीटी है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती कि भी कोई कंपाउंड है उसमें चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, कितनी ज़्यादा होगा, कितनी मात्रा में होगा। दो कंपाउंड के अंदर कंपैरिजन करके बात करें कि भी इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, जबकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि कोई कंपाउंड एक जैसा भी है, ठीक है, उसमें सेंट्रल मेटल भी एक जैसी है, लेकिन वहाँ पर जुड़ा हुआ लिगेंड अलग अलग है और उसकी वजह से एक प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करता है और एक अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार करता है। इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन आपका वीबीटी है वो नहीं कर पाती। जनरली जो चुंबकीय आघूर्ण है इसके बारे में अपन अगर बात करें तो जनरली इसका एक्सप्लेनेशन अपने को आगे जो अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। इसमें जनरली क्या बताया गया है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, अगर ट्रांजिस्ट करता है और वो अनपेड कंडीशन के अंदर है तो उसके आधार पर अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी जो मात्रा है या उसका मान कह दें या उसकी वैल्यू कह दें, उसको क्या किया जा सकता है कि उसमें संख्या में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इतना ज़्यादा अनुचुंबकीय पदार्थ है। और किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, मतलब पूरे या तो पैड हैं या फिर आपके वैकेंट हैं, तो उनके आधार पर भी उनमें बताया जाता है कि ये प्रतिचुंबकीय होगा, ये इस तरह से। तो क्या बताया गया है
अनपेड इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी पदार्थ का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो ज्ञात किया जा सकता है। वीबीटी इसके बारे में भी आपका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि भाई किस तरह से कितनी मात्रा के अंदर आपका चुंबकीय आघूर्ण इसमें उत्पन्न होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं जो अपन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आपके हैं इसमें ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कि भी किसी कॉम्प्लेक्स के लिए या संकुल के लिए कह दें या किसी यौगिक के लिए बात करें कि उनकी ज्योमेट्री किस तरह से होगी, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके जनरली इसमें वीबीटी द्वारा नहीं किया जाता। वीबीटी क्या करती है कि जितने सिंपल मॉलिक्यूल हैं उनका तो आसानी से क्या कर देती है, एक्सप्लेनेशन कर देती है। लेकिन जैसे ही आपका कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है, खासकर डी ऑर्बिटल से रिलेटेड जो संकुल बनते हैं उनके बारे में या उपसंयोजक जो यौगिक हैं उनका बनना स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर वीबीटी है वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। तो नेक्स्ट अपने जो प्रॉपर्टी बात करने वाले हैं, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने इसके लिए बात करें कि चुंबकीय आघूर्ण है उसके बारे में भी नहीं बता रहे, साथ में बात करें इसमें ज्योमेट्री किस तरह से फॉर्म होगी उसका बारे में नहीं बताए। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि भाई आपके जो वीबीटी हैं वो संकुल यौगिकों के लिए एक्सप्लेनेशन है, उसकी ज्यामिति किस तरह से होगी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाती। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करूँ कि जनरली आप देखेंगे कि आपके पास एक संकुल कंपाउंड है NiCN का होल 4-2, एक कॉम्प्लेक्स आपका ये है। दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात करें NiCl4-2। देखिए जब इनमें वीबीटी एक्सप्लेन करें तो जनरली दोनों के अंदर केंद्रीय धातु आयन कैसा है, एक जैसा है। साथ में बात करें इनमें समन्वय संख्या की बात करें वो भी सेम है। दोनों कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज की बात करें वो भी सेम है। और साथ में बात करें कि जो आपकी निकल केंद्रीय धातु आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है दोनों में, मतलब लगभग पूरा सेम मिल गया। और आपके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 वाली भी देखने को मिलती है। तो मतलब लगभग सारी चीज़ें सेम होते हुए भी इन दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या बताया गया है, इसके द्वारा जो है ज्योमेट्री है वो तो बनाई जाती है इस संकरण के फलस्वरूप स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और यहाँ पर बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन और आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखिए दोनों ज्योमेट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। एक स्क्वायर प्लेनर है और एक आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाई जा रही है, जबकि लगभग सेम है। तो यहाँ पर ऐसा क्या डिस्टॉर्शन हुआ, यहाँ पर किस तरह से ज्योमेट्री है वो यहाँ पर चेंज हो गई, जबकि लगभग पूरा है कॉम्प्लेक्स के अंदर एक जैसा ही मटेरियल है यूज किया गया है। और सिर्फ चेंज क्या हुआ है यहाँ पर लिगेंड, और लिगेंड की संख्या ही एक जैसी है, फिर भी क्या देखने को मिल रहा है, ज्योमेट्री अलग अलग बन रही है। इसका भी एक्सप्लेनेशन आपके वीबीटी जो है वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर अपन, नेक्स्ट है अपने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं आपका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का प्रकार। कि संकरण का प्रकार अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए किस तरह से होगा, यहाँ पर भी वीबीटी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती।
अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें, अपने को पता है कि किसी भी धातु आयन के लिए अपन बात करें, आपका जो संकरण के गुण हैं उसकी व्याख्या VBT है, वो जनरली आसानी से कर देती है कि भी ये संकरण इसमें आपका उपस्थित हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसे संकरण का टाइप देखा गया है जिनका एक्सप्लेनेशन आपके VBT है वो नहीं कर पाते। जैसे क्या बताया गया है कि आपका एक संकरण का टाइप है DsP2, DsP3, sp3d, sp3d2। ये क्या है आपके संकरण के अलग अलग टाइप हैं। अब देखिए ये जो आपका VBT है वो ये यहाँ नहीं बता पाती कि भाई यहाँ पर D पहले क्यों लिया गया है, यहाँ पर D बाद में क्यों आया है। संकरण का टाइप तो है ये, तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर VBT है, इसका कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती। जैसे अपन ने प्रीवियस एग्जाम्पल से मैं इसको समझाऊं कि आपका एक कॉम्प्लेक्स है NiCN का होल 4 - 2, NiCl का होल 4 - 2 कि यहाँ पर वही बात कि लगभग सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर जो संकरण का टाइप है वो DsP2 है, यहाँ पर संकरण का टाइप sp3 है। अब इसका एक्सप्लेनेशन VBT नहीं कर पाती। जनरली अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि VBT है वो किसका यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि इनके बारे में तो जनरली ये सीधा है नहीं कि भाई आपके सीधा ये इस तरह से बोल दिया कि भाई इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर n-1d वाले आपके आंतरिक जो ऑर्बिटल हैं, इनर ऑर्बिटल्स कह दें, और यहाँ पर आपके n-d वाले बाहरी यानी आउटर ऑर्बिटल, वो यहाँ पर क्या करते हैं आपके संकरण के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भाग लेते हैं। तो VBT इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती कि भाई यहाँ पर ये अंदर वाले क्यों भाग ले रहे हैं, यहाँ पर ये बाहर वाले क्यों भाग ले रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि इनकी जो स्ट्रक्चर बन रही है उसमें भी अंतर आ जाए। जैसे अपने प्रीवियस जो लिमिट पढ़ी थी जिसमें अपने देखा था ज्योमेट्री वाले में कि दोनों में कंपाउंड एक जैसा ही है, संकरण का टाइप चेंज हुआ, ज्योमेट्री बदल जाती है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बदल रहा है और इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। जिसके साथ क्या बताया कि भाई यहाँ पर n-1d वाला जो आंतरिक ऑर्बिटल है न तो इसको समझाया गया, और यहाँ पर बाहरी d ले रहा है भाग, इसको भी नहीं समझाया। मतलब यहाँ पर आंतरिक और बाहरी कक्षक की कोई कंसेप्ट है, इसके बारे में VBT है वो कोई एक्सप्लेन नहीं करते। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें, जनरली एक एग्जांपल और देखिए इसी के साथ। जैसे मैं कहूँ कि एक एग्जांपल आपका है DsP3, तो यहाँ पर भी किस तरह से ऑर्बिटल के अंदर भाग ले रहे हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी नहीं दिया गया। जैसे मैं कहूँ कि FeCO का होल 5, अब यहाँ पर इसमें किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस तरह से इसमें ज्योमेट्री फॉर्मेशन होगा, तो इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन आपके इसमें नहीं दिया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। अब देखिए अपन यहाँ पर बात करें तो एक चीज़ दी गई है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में।
कि जनरली किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, साथ में अपन यहाँ पर मेंशन करें कि खासकर संकुल यौगिकों के लिए बात करें तो क्या बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, किन के द्वारा बनाए जाते हैं और किस तरह से उपस्थित होते हैं, उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन वीबीटी द्वारा नहीं किया गया। जनरली क्या बताया गया है कि अभी अपन ने जो कॉम्प्लेक्स डिस्कशन किया था आपके NiCN का होल 4-2 NiCl4-2, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली आपका जो लिगेंड काम में आता है ये वाला, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जब किसी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही होता है, पुनर्वितरण जैसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड से पेयर्ड के अंदर चेंज हो जाते हैं। कब? आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड जब यूज़ किया जाता है। तो क्या बताया कि यहाँ की जो ज्योमेट्री है उसमें संकरण ये हो जाता है। और ज्योमेट्री के अंदर अपन ने बात की थी स्क्वायर प्लेनर फॉर्म होती है। यहाँ पर आपका जो लिगेंड है वो कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड के अंदर इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और यही वापस कैसे रह जाते हैं? अनपेयर्ड कंडीशन के अंदर। तो जैसे ही अनपेयर्ड के तो होते हैं ये अपने आप इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर आपके जो बाहरी वाले डी कक्षक यहाँ भाग लेकर इस तरह से इसमें संकरण शो करते हैं। तो मतलब क्या बताया? स्ट्रॉन्ग फील्ड किस तरह से होगा, वीक फील्ड किस तरह से होगा, उसके बारे में भी इसके भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया। नेक्स्ट और लास्ट अपनी यूनिट की बात करें कि जनरली जो वीबीटी है वो अपने सिग्मा बॉन्ड के लिए या सहसंयोजक बंध के बारे में ही बताती है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में कभी कभी देखा गया है कि आपका जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के अलावा बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में आपके पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है। क्या बताया गया है? सिग्मा बॉन्ड के अलावा आपके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको बैक बॉन्डिंग के नाम से भी जाना जाता है या इसको बनाना बॉन्ड भी बोला जाता है। जनरली यहाँ पर देखिए क्या बात की बताया गया है कि कभी कभी आपके अक्षीय अतिव्यापन के अलावा कुछ कॉम्प्लेक्सेस में पार्श्वीय अतिव्यापन या साइड वाइज के जो ओवरलैपिंग है वो भी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो ऑर्बिटल है वो इसमें कर लेते हैं और उनके फलस्वरूप क्या बताया गया है कि यहाँ पर आपके जो भी डबल बॉन्ड है उनकी द्वारा फॉर्म कर दिया जाता है। मतलब एक पाई बॉन्ड बनेगा और उसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। जनरली इस बॉन्डिंग को बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। और साथ में अपन यहाँ पर एक चीज़ और एक्सप्लेन करें कि जनरली जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें जो मेटल है वो क्या करती है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास तो सारे ही पेड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो मेटल वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो धातु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेटल टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जब फॉर्मेशन होता है तो इसे बैक बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें इस तरह से आपका बंधन पाया जाता है, इसको बोला जाता है बैक बॉन्डिंग बनाना बॉन्ड, जहाँ पर
अपन ये बात करें, ये वाला आपके पाई बॉन्ड बनेगा और ये आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। तो जनरली इसके बारे में भी जो बीबीटी है वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये थे आपके लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके मैं अपने बहुत सारी जो लिमिट्स हैं उसकी डिस्कशन की कि इसका एक्सप्लेनेशन बीबीटी नहीं करती। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई प्रॉब्लम हो तो अपने ग्रुप के अंदर डिस्कशन करें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।